वीडियो में हम धातु एवं अधातु के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। धातु एवं अधातु के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का हम उत्तर यहाँ पर बताते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या करा है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लवण। अम्ल और क्षार मिल करके लवण बनाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर धातु एवं अधातु चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पारा और किसी अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पारा मतलब मरकरी होता है। मरकरी अगर किसी भी अन्य धातु के साथ मरकरी आ जाएगा तो उसे अमलगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमलगम। पारा और किसी अन्य धातु के मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबा करके रखते हैं? धातु नहीं तो अधातु को। तो हम श्वेत फास्फोरस, उजला फास्फोरस को हम जल में डुबा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जो वायु के संपर्क में आएगा तो वह अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए उजला फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। उजला फास्फोरस को, ठीक है, बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो किसी भी अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ अधात्री कहलाते हैं। अधात्री मतलब गैंग, है ना। जो गंदा पदार्थ है उपस्थित जो रहता है उसे अधात्री गैंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जाती है? तो सोना में लोहा नहीं मिलाया जाता है। लोहा मिला के मिश्र धातु नहीं बनाया जा सकता है। जिंक तो मिलेगा ही, कॉपर भी मिलाना पड़ता है, चांदी भी मिलाया जाता है सोना के साथ, लेकिन लोहा सोना के साथ नहीं मिला सकते हैं। इसलिए लोहा मिलाकर मिश्र धातु नहीं बनाया जाता है। सब कुछ मिलाया जाता है लेकिन धातु लोहा नहीं मिलाया जाता। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता कितनी होगी? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा विस्थापित हो जाएगा? तो लोहा से जो कम अभिक्रियाशील होगा उसको विस्थापित कर देगा। तो लोहा से कम अभिक्रियाशील धातु तांबा है तो तांबा को विस्थापित कर देगा। लोहा से कम अभिक्रियाशील धातु तांबा है तो तांबा को विस्थापित कर देगा, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को विस्थापित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मेलाकाइट किस धातु का अयस्क है? मेलाकाइट किस धातु का अवश्य? तो कॉपर का हो जाएगा। कॉपर मतलब तांबा। मेलाकाइट जो है तांबा धातु का अयस्क है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो उपधातु 7 होते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन,
जर्मेनियम जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो यहाँ पर आर्सेनिक आ रहा है, आर्सेनिक आंसर हो जाएगा डी नंबर में। उपधातु आर्सेनिक है और सेनिक मेरा उपधातु हो जाएगा एस। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? ड्यूरालुमीन मतलब एलुमीन आ रहा है ना, ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का। ड्यूरालुमीन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम हो जाएगा। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। मरकरी एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु में ब्रोमीन और धातु में मरकरी, जिसे पारा भी कहते हैं, ये दोनों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो हम इस तरह से याद रखते हैं, SO सो मतलब सोल्डर जो किसका मिश्र धातु है? टी से टीना और सी से सीसा। तो टीन और सीसा का मिश्र धातु सोल्डर है, तो आंसर 1 नंबर हो जाएगा सोल्डर। SOTC मतलब सो से सोल्डर, टी से टीना, सी से सीसा। SOTC मतलब सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, इतना मुलायम होता है कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। और पोटेशियम को, ये बहुत ही मुलायम धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ पर हो जाएगा कॉपर जो है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक प्रकार का अधातु है, बी नंबर। कार्बन एक अधातु है, अधातु। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो अधातु कार्बन अधातु है और बाकी सब धातु है। कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है। क्वेश्चन नंबर हम 16 के बाद 17, तो 16 भी देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए किसकी विधि का प्रयोग करते हैं? तो जंग से बचाने के लिए हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। लोहे के फ्राइंग पैन को, है ना, बर्तन को जिंक की परत चढ़ा देते हैं ताकि जंग नहीं लगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? मेरा क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय होता है, तो यह तत्व क्या हो सकता है? तो तत्व होगा लोह कैल्शियम। कैल्शियम उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है जो कि विला जाता है जल में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों?
टीन का लेप क्यों होता है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर? जो खाने वाला पदार्थ का है उसका डिब्बा पर जिंक की परत का की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है? क्योंकि देखो जिंक 30 नंबर में आता है और टीना जो है 50 में आता है लगभग। तो जिंक जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ये वायु के संपर्क में या जल के संपर्क में द्रव जैसा जो पदार्थ खाद्य पदार्थ में रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहता है और नमी है तो पानी की मात्रा रहेगा, तो अभिक्रिया कर लेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, सी नंबर होगा। इसीलिए हम जिंक के बजाय टीना का लेप करते हैं खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोच्च चालक है? सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन है? तो सबसे ज़्यादा सुचालक चांदी है। चांदी जो है विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक है। उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, इसलिए तांबा थोड़ा एल्युमिनियम से महंगा मिलता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो मैं बताया था कि 7 गो उपधातु होता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एसबी, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तो यहाँ पर हो जाएगा लोहा तो नहीं होगा, निकेल भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, एंटीमनी एसबी होगा। एंटीमनी एसबी स्टीबियम, एंटीमनी स्टीबियम डी नंबर जो है वो क्या है? उपधातु है। अब क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या आता है? पीतल जो है मिश्र धातु है। पीतल, पिताजी, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा और जिंक का मिश्र धातु होता है पीतल। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन या आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक होता है धातु वाला। तो कार्बन तो धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है, नाइट्रोजन भी धातु नहीं है। तो आयनिक यौगिक होगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड धातु वाला है, ये आयनिक यौगिक होगा। क्वेश्चन नंबर 23, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। ठीक है, शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे तो मेन रूप से 24 कैरेट होता है, लेकिन 22 कैरेट ही बन पाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना, याद रखना 24 कैरेट होता है, लेकिन उतना बन नहीं पाएगा, है ना। तो 22 कैरेट कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, 22 कैरेट का ही सोना मिलता है, लेकिन आंसर मेरा 24 कैरेट होगा। ठीक है, सिलिका क्या है? सिलिका माने सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है उपधातु है। सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन सा है? सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु H+ आयन बनाते हैं और अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। बी नंबर आंसर होगा। जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो धातु है सक्रियता श्रेणी में, वह अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है
उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु धनायन बनाएगा और अधातु ऋणायन बनाएगा। तो धातु है तो धनायन होगा आंसर। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धनायन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा क्षारकीय, बी नंबर क्षारकीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ जो लोहा हो गया जैसे कि सट जाए तो चुंबकीय विधि द्वारा करेंगे पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण विधि लगाएंगे तभी तो चुंबक में सट करके अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन प्लावन विधि द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। पीतल नहीं है, पीतल में तांबा और जिंक होता है। पिताजी पी से पीतल, पी से पिताजी, तो तांबा और जिंक होता है, ये नहीं होगा। कांसा में कांताटी, ता से तांबा, टी से तीन, ये भी नहीं होगा। और जर्मन सिल्वर में तो एल्युमिनियम होता ही नहीं है। आंसर नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3, है ना। तो Al से एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम इसका मुख्य अयस्क है एल्युमिनियम धातु का। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मेन रूप से कॉपर पाइराइट से किया जाता है। बी नंबर कॉपर पाइराइट्स से ही अयस्क का निष्कासन होता है ना। ये दोनों भी अयस्क है लेकिन इससे नहीं निकल पाता, लेकिन कॉपर पाइराइट से निकल जाता है अयस्क, धातु कॉपर निकल जाता है। कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? Cu2S, क्यूप्रिक सल्फाइड है ना। ये जो कॉपर ग्लास का फॉर्मूला होता है क्यूप्रिक सल्फाइड Cu2S। क्यूप्राइट का फार्मूला होता है Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड क्यूप्राइट Cu2O। क्वेश्चन नंबर 33, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है किसी भी अधातु में, तो क्या होगा? या तो 1 होगा या तो बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ये अधातु बोला हुआ। अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस 3 तक ही रहेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। किसी भी अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 हो सकता है और धातु वाला में 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है
साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो है वह S8 में उपस्थित रहता है। मतलब सल्फर के 8 परमाणु होता है। ठीक है, सल्फर के 8 परमाणु रहता है जब आणविक अणु का निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P4। P4 जो है फास्फोरस का आणविक सूत्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कर रहा है? सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुल जाता है? तो सोना जो है अम्लराज द्रव में घुल जाता है। अम्लराज द्रव में सोना घुल जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि सोना क्या हो गया? चमक गया। इसी द्रव में डाल देता है सोनार और कहता लो सोना आपका चमक गया है, नया हो गया है। अम्लराज, इससे क्या होता है? अम्लराज जो द्रव्य है इसमें सोना को डालने से उसकी जो द्रव्यमान है वो ऊपरी परत इसी में गल जाता है अम्लराज में, और वजन घट जाता है सोना का। तो 1 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37। अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु पारा, अमलगम मैंने बताया था, अमलगम एक ऐसा मिश्र धातु होता है जिसमें एक धातु पारा मतलब मरकरी अवश्य रहता है। तो पारा आंसर हो जाएगा अमलगम का। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अत्यधिक ज्वलनशील है? तो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील मेरा हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। उजला फास्फोरस जो होता है, उजला फास्फोरस वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, उजला फास्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। यहाँ पर सूत्र भी दिया हुआ, अच्छी तरह से याद रख लीजिए, सूत्र भी पूछता है। यानी 3Al6 क्रायोलाइट भी है, एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका क्रायोलाइट का सूत्र होता है यानी 3Al6। कोरंडम का Al2O3। तो बी नंबर से ही निकाला जाता है एल्युमिनियम, बॉक्साइट से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है? लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट से यौगिक एक बनाता है जिसे हम धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर, धातुमल। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? समावयवता। एक ही तत्व के 2 या अधिक भिन्न रूप में प्रस्तुत करना समावयवता कहलाता है। समावयवता नहीं वही तो ये तो होगा अणु के लिए होता है, संरचना के लिए होता है, 1 नंबर होगा। ठीक है, अपरूपता होता है 1 नंबर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 42। धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और वो क्षारीय होती है। धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है और क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तो लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक का परत चढ़ाया जाता है, और जिंक के परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या यसद लेपन।
यसद लेपन कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक का परत लोहा और इस्पात मने लोहा का ही रहता है, इस्पात पर चढ़ाया जाता है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो जिप्सम, जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किस पर? तो एनोड पर। अशुद्ध धातु एनोड पर रहता है और शुद्ध धातु कैथोड पर रहता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु एनोड पर रहता है, इस बात को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो क्या होता है? सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम होगा। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसा होता है? जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की रंग कैसा होता है? लाल होता है। उत्पन्न आग का रंग लाल होता है, सॉरी लाल नहीं, उजला होता है। मैग्नीशियम को जलाने पर उजला रंग, चमकीला उजला रंग प्राप्त होता है मैग्नीशियम की फीता को जलाने पर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? एक्वारेजिया, जिसको अम्लराज कहते हैं, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है और नाइट्रोक्लोरिक अम्ल 1 भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 3:1। एक्वारेजिया को ही कहते हैं अम्लराज। अम्लराज में 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है अपने शुद्ध रूप में। क्वेश्चन नंबर 50, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। ठीक है। वैसा धातु जिसको हम खींच करके तार बना सकते हैं तो तन्यता हो जाएगा। और जब धातु को पीट करके चादर बना सकते हैं तो इस क्षमता या इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। तो आंसर बी नंबर तन्यता होगा। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जाता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धता कहते हैं। कुछ धातुओं को पीट करके चादर बनाया जाता है जिसे आघातवर्धता कहते हैं। तो बी नंबर आंसर होगा। तो हम इस वीडियो को